नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 सितंबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। एडिटोरियल्स आज लगभग 4 हैं, डेली न्यूज आज बहुत सारी हैं। एक न्यूज तो ये है कि जो दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने बोला है कि मनीष सिसोदिया साहब को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद जीएसटी रेवेन्यू से रिलेटेड एक न्यूज है। फिर क्रिश्चियंस के ऊपर जो अटैक की रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में कॉलिन गुलजाल्वेज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। उस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टेट्स को, राज्यों को चिट्ठी लिखी और पूछा है कि वेरीफाई करो कि क्या सच में कुछ एक्शन हुआ है। हरिजन कॉलोनी जो कि शिलोंग में है, जहाँ पे सिख्स रहते हैं और ये दलित सिख्स हैं, इनको रिलोकेशन से लेके क्या अपडेट चल रही है इसकी बात करेंगे। नई पीएमओ की जो बिल्डिंग है उसको यहाँ पे क्लियरेंस दे दिया गया है दिल्ली अथॉरिटी की तरफ से, ये क्या है इसको देखेंगे। सेंटर के क्राइम पोर्टल में 7 राज्यों ने 2020 से लेकर अब तक कोई भी अपडेट नहीं किया, इसको देखेंगे। क्लस्टरिंग ऑफ कॉलेजेस का क्या प्रपोजल यूजीसी लाया है, इसको देखेंगे। उइगुर राइट्स को लेकर यूएन रिपोर्ट क्या बोलती है, इसके बारे में बात करेंगे। और आईएमएफ ने श्रीलंका के साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया है $2.9 बिलियन के लोन के लिए। तो न्यूज़ आज बहुत सारी हैं, डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। एडिटोरियल्स में 4, वैसे तो 5 एडिटोरियल्स हैं, बट ठीक है, थोड़ा एक एडिटोरियल में ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना के ताइवान ड्रिल्स में क्या पता चलता है चाइना की कैपेबिलिटीज़ के बारे में, तो 1-2 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एकेडमिक्स और रिसर्च को लेके इंडिया के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। फिर भाई स्लो इम्प्रूवमेंट, किस प्रकार से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट चल रहा है इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, इसके बारे में बात करेंगे। वायलेंट क्राइम से रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसको मैं यहाँ पे बताऊंगा। एक आर्टिकल है कि क्या सिविल सर्वेंट्स अपने व्यूज लॉ और गवर्नेंस पे दे सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में मैं अलग से वीडियो कवर करूंगा। यहाँ पे आप कह सकते हो कि 4 आर्टिकल्स लगभग आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट लगे मुझे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, मुंडेन। मुंडेन मतलब ऑर्डिनरी, कुछ बहुत खास इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत ही साधारण सा है, मामूली सा है, कुछ भी उत्तेजक उसमें नहीं है। सेंटेंस में देख लीजिए, मुंडेन इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप अकॉर्डिंग टू मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। द इम्प्लीकेशन इज दैट सच पर्सन्स लैकिंग इमेजिनेशन आर कंसर्न सोनली विद द मुंडेन, मतलब ऑर्डिनरी, ज़्यादा स्पेशल नहीं है कुछ। वीडियो पे लाइक कर बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में पहली न्यूज़, जीएसटी रेवेन्यू 1.4 लाख करोड़ क्रॉस कर गए हैं लगातार 6 महीनों तक। तो 1,43,612 करोड़ जीएसटी कलेक्शन था अगस्त में, पिछले साल के अगस्त महीने से 28% ज़्यादा। आप कह सकते हो कि पिछले साल के कंपैरिजन में इंपोर्ट्स में जितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 57% बढ़ा है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी देश के अंदर कोई भी चीज़ कमोडिटी इंपोर्ट की जाती है उसके ऊपर आईजीएसटी लेवी किया जाता है और वो बिल ऑफ एंट्री पर रिफ्लेक्ट होता है। तो उससे जो कलेक्शन हुआ है भारत सरकार का वो ठीक ठाक हुआ है। ठीक है भाई, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की वजह से जो कलेक्शन हुआ है टैक्सेस का, वो अगस्त 2021 से कंपैरिजन में अगस्त 2022 में 19% ज़्यादा है। लगातार 6ठा महीना है ये जब जीएसटी रेवेन्यूज 1.4 लाख के मार्क को क्रॉस कर गए हैं। बॉयंसी बहुत हाई है। बॉयंसी मतलब कि ओवरऑल जीडीपी बढ़ने के रिस्पेक्ट में टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ रहा है उसको आप बॉयंसी बोलते हो। ठीक है भाई, लेकिन जुलाई के कंपैरिजन में देखा जाए तो जीएसटी थोड़ा कम है। जुलाई में जीएसटी था 1,48,995 करोड़, इस बार है 1,43,000 करोड़, तो 3.6% कम है जुलाई की कलेक्शन से। अगर आप ई वे बिल्स की बात करो, ई वे बिल्स मतलब कि मूवमेंट ऑफ गुड्स को ट्रैक करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे आपको ई वे लोड करने पड़ते हैं, ई वे बिल्स। तो भैया जुलाई में, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, अगस्त में जो जीएसटी कलेक्शन दिख रहा है वो जुलाई की इकोनॉमिक एक्टिविटी का है। जुलाई में जो जीएसटी कलेक्शन दिखा था वो जून की इकोनॉमिक एक्टिविटी का था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो 7.6 करोड़ ई वे बिल्स है ना, ये अगस्त के जीएसटी कलेक्शन में काउंट हुए हैं, लेकिन ये जनरेट जुलाई में हुए थे। तो जून में 7.4 करोड़ ई वे बिल्स थे जो कि रिफ्लेक्ट हुए थे जुलाई के जीएसटी कलेक्शन में, और जुलाई में 7.6 करोड़ ई वे बिल्स थे जो कि रिफ्लेक्ट हुए थे अगस्त की जीएसटी कलेक्शन में। ठीक है भाई, तो ये बताया क्या यहाँ पे। फिर आगे ये जो सस्टेन्ड अपटिक देखने को मिल रहा है, जो लगातार जीएसटी का कलेक्शन हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, ये इसलिए अच्छा देखने को मिल रहा है क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने कुछ अच्छे मेजर्स लिए हैं, कुछ कंप्लायंस अच्छा हो रहा है। ये जो ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू आया है इसमें 24,710 करोड़ सेंट्रल जीएसटी है, 30,951 करोड़ स्टेट जीएसटी है और इंटीग्रेटेड जीएसटी है 77,782 करोड़। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी की वो कैटेगरी होती है जहां पे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है
और इंपोर्ट के ऊपर। पहली बात तो इंपोर्ट में मान लीजिए इंडिया के बाहर से कोई चीज़ इंडिया के अंदर आई तो उसके ऊपर IGST लगता है, और अगर मान लीजिए इंडिया में महाराष्ट्र से राजस्थान में कोई चीज़ बिकने को गई तो उसके ऊपर IGST लगता है। तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में जो आप कह लो GST लग रहा है वो IGST होगा, इंपोर्ट्स पे जो GST लग रहा है वो IGST होगा। समझ गए बात को? IGST को लेवी और कलेक्ट किया जाता है केंद्र के द्वारा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। आर्टिकल 296A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में जो भी IGST कलेक्ट किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, उसको बांटा जाएगा भारत सरकार और राज्यों के बीच में एक ऐसे फॉर्मूला के हिसाब से जिस फॉर्मूला को रिकमेंड किया गया है GST काउंसिल के द्वारा और पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया गया। खैर ये सब बातें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्टेट वाइज GST डाटा देख लेते हैं। क्या है भाई कि ओवरऑल डोमेस्टिक GST रेवेन्यूज 19% बढ़े हैं। अब इस कंटेक्स्ट में देखिए तो 13 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे GST कलेक्शन बढ़ा है, 3 ऐसे हैं जहां पे निगेटिव रहा है, 14 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे बढ़ा है बट 19% से कम बढ़ा है। तो भैया तमिलनाडु में GST बढ़ा है 19%, हरियाणा दिल्ली में 21%, आंध्र प्रदेश में 22%, महाराष्ट्र में 24%, वेस्ट बंगाल में 25%, केरला में 26%, कर्नाटका में 29%, मिजोरम में 78% और गोवा में 32%, तेलंगाना राजस्थान आसाम में 10%, उत्तर प्रदेश में 14%, गुजरात मध्य प्रदेश में 15%, उड़ीसा पंजाब में 17%, मणिपुर में 22% घटा है, और उत्तराखंड त्रिपुरा में ऑलमोस्ट घटा है या थोड़ा बहुत नेगेटिव रहा है। ठीक है भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। ओवरऑल IGST में 29,000 करोड़ रुपया CGST कंपोनेंट को दे दिया सरकार ने और 25,119 करोड़ SGST कंपोनेंट को दे दिया। देखिए क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का GST, स्टेट गवर्नमेंट का GST और इंटर स्टेट गुड्स का GST, ये जो पूरा कंबाइंड पैसा होता है इसको अलग अलग हेड्स में सेग्रीगेट कर दिया जाता है। रीजन मीन कि भाई जो स्टेट के लेवल पे अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कल की डेट में आप असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स बन जाते हो तो आपको स्टेट के GST डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाएगा, तो आप वहां पे भी GST कलेक्ट करोगे, लेकिन फाइनली जो भी टोटल GST का अमाउंट कलेक्ट होता है वो केंद्र की सरकार फाइनेंस कमीशन के और GST काउंसिल के रिकमेंडेशन में बांट देती है अप्रोप्रिएटली। ठीक है ना, लेकिन GST को कलेक्ट करने का काम केंद्र की सरकार भी करती है और राज्य की सरकार भी करती है, ये याद रखिए। अगली न्यूज़, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का अरेस्ट इमिनेंट है, GS पेपर 3 के रिस्पेक्ट में काम आएगा। देखिए क्या है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कॉन्फिडेंस मोशन दिल्ली असेंबली में मूव किया और ये जीत गए कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन क्यों जीत गए? क्योंकि बड़े लंबे समय से केजरीवाल साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आपके MLAs ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी आपके MLAs को खरीदने की कोशिश कर रही है। इसको बोला गया है ऑपरेशन लोटस। वैसे मैं बता दूं ऑपरेशन लोटस आज का टर्म नहीं है, बहुत पुराना टर्म है। ऑपरेशन लोटस कब फेमस हुआ था तो यहाँ बता देता हूँ। इसको ऑपरेशन कमल भी कहा जाता था, इसको ऑपरेशन ब्लैक लोटस भी कहा जाता था। 2008 में बनाया गया था। उस समय पे इंडिया के जो फॉर्मर मिनिस्टर थे G जनार्दन रेड्डी, स्टेट ऑफ कर्नाटका के, इन्होंने सारे तरीकों से परसुएट करके, ब्राइब करके, पनिशमेंट करके, डिवाइड एंड रूल करके लेजिस्लेटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की ताकि बीजेपी की मिनॉरिटी बनी रहे। अब ये जो ऑपरेशन लोटस नाम का टर्म है इसको आज की डेट में इस्तेमाल किया जाता है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ये बोलने के लिए कि बीजेपी नॉन बीजेपी पार्टीज के MLAs को खरीद के नॉन बीजेपी सरकारों को गिराना चाहती है। और केजरीवाल कह रहे हैं कि देखो हमने यहाँ पे कॉन्फिडेंस मोशन करा लिया, 70 MLAs में से 58 MLAs कॉन्फिडेंस मोशन के सपोर्ट में, मतलब हमारे आपके MLAs बिके नहीं है, हम अभी भी यहाँ पे मेजॉरिटी में हैं। ऑपरेशन लोटस बीजेपी का फेल हो चुका। अब ये बहुत ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वहीं पे जो दिल्ली के बीजेपी चीफ हैं आदेश गुप्ता, ये केजरीवाल के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस प्रकार के कॉन्फिडेंस मोशन को कंडक्ट करवा के केजरीवाल इंपॉर्टेंट मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, मनीष सिसोदिया के करप्शन से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर CBI रेड्स पड़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल का बोलना है कि मनीष सिसोदिया की रेड में कुछ मिला नहीं है, CBI के ऊपर प्रेशर है कि इनको अरेस्ट करो। ओवरऑल ये पूरी एक्टिविटी चालू है। कुछ दिन पहले न्यूज़ में निकल के आ रहा है कि मनीष सिसोदिया का बैंक लॉकर बैंक में खुलवाने के लिए वो उनकी वाइफ पहुंचे और बाकी ऑफिशियल्स पहुंचे। तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे जारी हैं। ठीक है, मिस्टर केजरीवाल साहब का ये बोलना है कि 169 केसेस में आपके MLAs में, तो आप कह लो कि 169 केसेस चलाए गए हैं, 49 आप MLAs के अगेंस्ट और 134 केसेस को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतलब आप MLAs के अगेंस्ट कुछ भी मिल नहीं रहा, इस प्रकार की बात है। देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये काफ़ी, लेकिन एक अपडेट था तो डिस्कस कर लिया। अगला, रीलोकेशन ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ शिलोंग हरिजन कॉलोनी फाइनलाइज। ये GS पेपर थी, स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखिए क्या है
जो मजहबी सिख्स हैं, आप कह लो ये कुछ सिख्स हैं जो कि शिलोंग के इलाके में रहते हैं और ये बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। जब अंग्रेजों का राज था शिलोंग के अंदर, तब इन सिख्स को एज मैनुअल स्कैवेंजर्स लाया गया था यहाँ पे, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो 1850s में जो दलित सिख्स थे ये शिलोंग वैली में सेटल किए गए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा सेटल किए गए थे। उस समय पे ब्रिटिशर्स के अंदर था ये इलाका, और उस समय के जो अभी का जो रूलर है शिलोंग का सायम, उसके एंसेस्टर ने ये लैंड ग्रांट किया था किसको? इन सिखों को। अब आप देखो ये जो लैंड है ना, ये मेघालय में आप मान लो एक बड़ी प्राइम लोकेशन में, कि जो शिलोंग की हरिजन कॉलोनी जिसको बोला जाता है, इसको पंजाबी लेन भी बोला जाता है, थेमलो मेलोंग भी बोला जाता है। अब क्या है कि ये अक्सर कर न्यूज़ में रही है। मई 2018 में एक सिख वुमेन और एक खासी ट्राइबल बस ड्राइवर की लड़ाई हो गई। वो कहीं आप कह लो किसी एक जगह पे पार्क कर दिया इस मजहबी कॉलोनी के पास, और प्रॉब्लम हो गई, एक कम्युनल क्लैश सा हो गया। जो लोकल्स थे उन्होंने आके चारों तरफ से इस सिख शिलोंग हरिजन कॉलोनी को घेर लिया। तो ये बात उठी कि भाई इन सिखों की प्रोटेक्शन कैसे होगी, तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के पर्सनल्स को डिप्लॉय कर दिया गया। अब हरिजन कॉलोनी के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे ये सीआरपीएफ के पर्सनल्स डिप्लॉयड हैं। 12,444 स्क्वायर किलोमीटर्स की हरिजन कॉलोनी है, बिल्कुल बड़ा बाजार के बगल में। बड़ा बाजार मेघालय का बिल्कुल कॉमर्शियल कोर है। अब मेघालय की सरकार यहाँ पे डिसीजन ये ले रही है कि जो 342 फैमिलीज है हरिजन कॉलोनी की, इनको इस जगह से हटा के किसी और जगह पे शिफ्ट करो। जो हरिजन कॉलोनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ये बोलना है कि भाई देखिए, हम तो बहुत लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सारे हमारे लोग शिलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड में काम करते हैं, तो ये प्लान है मेघालय की सरकार का कि यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाएंगे। चूंकि हम एक बड़े ही पॉश इलाके में रहते हैं मेघालय के अंदर, तो हमें हटा के यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। अगर हम यहाँ से हटेंगे तो हमारी कुछ शर्तें हैं। तो ओवरऑल मेघालय की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। 4 जून 2018 को मेघालय सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जिसको लीड कर रहे थे मिस्टर तिनसोंग। इस पर्टिकुलर कमेटी ने सारे रिकॉर्ड्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया। इस पर्टिकुलर कॉलोनी के लोगों के रिलोकेशन के ऊपर बातचीत की, हरिजन कॉलोनी के रेजिडेंट्स के ऊपर भी बातचीत की, और इसके बेसिस पे एक प्लान फाइनलाइज हुआ। और ये जो हरिजन कॉलोनी के लोग हैं वो इस प्लान के अगेंस्ट मेघालय हाईकोर्ट में चले गए। मेघालय हाईकोर्ट ने बोला स्टेटस को, मतलब अभी के लिए कोई रिलोकेशन नहीं होगा। अब डिमांड्स यहाँ पे क्या क्या है समझिए। एक तो अगर राज्य सरकार का आप स्टेप देखो तो 31 मार्च 2021 को मेघालय राज्य सरकार ने एक ट्राईपार्टाइट लीज डीड साइन की, जिसमें एक थे सायम किंग लाइफ शीकटेन ऑफ माइलम, जो मतलब ट्रेडिशनली किंग हुआ करते थे, अब उतनी नहीं चलती इनकी। फिर शिलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड, इन सब ने मिलकर एक डील साइन की कि हरिजन कॉलोनी लैंड मेघालय सरकार का है। हरिजन कॉलोनी लैंड के जो लोग हैं उनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। जिस जगह शिफ्ट किया जा रहा है वो 1 किलोमीटर दूर है कहाँ से? आपका हरिजन कॉलोनी से। ठीक है, हरिजन कॉलोनी के जो लोग हैं इनका जो एसोसिएशन है वो बोल रहा है कि हमें हटा के यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाने की कोशिश की जा रही है और हमारी यहाँ पे डिमांड पूरी नहीं की गई है। हरिजन कॉलोनी के लोग बोल रहे हैं कि अगर आप हमें रीशिफ्ट करना चाहते हो तो सारी की सारी 200 जो फैमिलीज हैं उनको आपको शिलोंग के यूरोपियन वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शिलोंग का यूरोपियन वार्ड एक ऐसी मात्र जगह है जहां पे जो नॉन ट्राइबल्स हैं दूसरे स्टेट के वो लैंड खरीद सकते हैं। इनफैक्ट ये जो दलित्स हैं वो मतलब मेघालय के ही हैं, तो लेकिन आप कह लो मेघालय के अंदर ट्राइबल्स ही ज़्यादातर लैंड खरीद सकते हैं। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में कुछ रेगुलेशन बनाए गए, जो लोकल्स हैं वही लैंड खरीद पाएंगे। तो शिलोंग के यूरोपियन वार्ड के अगर आप बाहर निकल जाते हो तो वहां पे नॉन ट्राइबल्स लैंड नहीं खरीद सकते, और ये जो आप कह लो दलित सिख्स हैं ये नॉन ट्राइबल्स हैं। तो इसीलिए दलित चाहते हैं कि शिलोंग के यूरोपियन वार्ड में इनको रिलोकेट किया जाए ताकि टेक्निकली वो ज़मीन इनकी हो जाए, क्योंकि यूरोपियन वार्ड के अंदर नॉन ट्राइबल्स लैंड खरीद सकते हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा, इन हरिजन फैमिलीज का ये मानना है कि हर फैमिली को 20 लाख रुपया दो, प्लस अभी का जो हरिजन कॉलोनी है वहाँ पे 2 टेम्पल्स हैं, एक चर्च है, गुरुद्वारा है, एक वाल्मीकि आश्रम है और गुरु नानक स्कूल है। ये वैसे के वैसे चलते रहेंगे, इनको आप नहीं हटाओगे। 60 कम्युनिटी शॉपकीपर्स जो कि अपनी दुकान चलाते हैं हरिजन कॉलोनी के अंदर, इनकी दुकानें नहीं हटाई जाएंगी। तो ये कुछ शर्तें यहाँ पे रख दी गई हैं और इन शर्तों को लेकर निगोसिएशन चल रहा है इन हरिजन कॉलोनी के लोगों के बीच में और मेघालय की सरकार के बीच में। ठीक है ना भाई? तो ये सब चीज़ें हैं। अक्सर कर ये जो हरिजन कॉलोनी है वो लोकल्स के साथ इश्यू में आ चुकी है। देखिए पहले कई बार क्या हुआ है कि अलग अलग लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया जहां पे इन दलित सिख्स को रीलोकेट किया जा सके, लेकिन
जो लोकल्स थे आपके मेघालय के, उन्होंने अपोज किया। फाइनली एक जगह डिसाइड की गई। इन दलित सिक्स का बोलना है कि हमें यूरोपियन वार्ड में जाना है, हमारी जगह यूरोपियन वार्ड के अंदर होनी चाहिए। और अक्सर कर हरिजन कॉलोनी को लेकर काफ़ी बवाल चलता रहा है। पहली बार 1987 में एक असॉल्ट हुआ था इन दलित सिक्स के ऊपर, जब इनके कुछ हाउसेस को एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेमोलिश कर दिया गया। लोकल्स और गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि ये जो लैंड है सिखों का, ये हमारा है। 1996 में कुछ घरों में मिस्टीरियसली आग लग गई। और फिर जो इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले कि एक सिख वुमेन और एक ट्राइबल ड्राइवर के बीच में, वो तो मैंने अभी आपको बताया। तो लगातार बातचीत चल रही है। लेट्स सी ये जो मजहबी लैंड है इसका क्या एडजुडिकेशन निकल के आता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट सीक्स इन्फो ऑन अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस। जीएस पेपर 2 जुडिशरी कम्युनल इश्यूज में नीजा प्रोग्राम है। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को डायरेक्ट किया है कि भैया 8 स्टेट से ब्यौरा मानो कि क्रिश्चियंस के खिलाफ ये जो अटैक्स की कंप्लेन निकल के आ रही है, इसका क्या प्रॉपर तरीके से रेजोल्यूशन हुआ है। जो 8 राज्य जिनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दिया है वो है बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इन 8 राज्यों से ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पूछा है कि भाई तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट आ रही है कि भैया तुम्हारी जगहों पे ये जो आप कह लो क्रिश्चियंस हैं, इनके खिलाफ अटैक हो रहा है, क्रिमिनल रॉन्ग्स डूइंग हो रही है। इसके लिए अगर आप पेटिशंस देखो तो रेव डॉक्टर पीटर मचाडो ऑफ नेशनल सॉलिडारिटी फोरम, रेव विजयलेश लाल ऑफ इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इन सब ने यहाँ पे बहुत सी पेटिशन डाल रखी। कॉलिन गोंजाल्विस साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाल रखी है और ये बोला है कि भाई क्रिश्चियंस के अगेंस्ट लगभग 505 अटैक्स हुए हैं, ओके, कुछ पिछले महीनों में। तो इन अटैक्स के रिस्पेक्ट में राज्य की सरकार से क्लैरिफिकेशन ले रहा है सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब यहाँ पे बेंच को लीड कर रहे थे और उन्होंने बोला है कि ये वेरिफिकेशन एक्सरसाइज ज़रूरी है। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ये भी बोला है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पे राज्यों से वेरीफाई तो देखो करवाएंगे कि क्या एक्चुअली में क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, और अगर अटैक हुए हैं तो क्या आपने तहसीन पूनावाला केस में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से एक्ट किया है। देखिए तहसीन पूनावाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट गाइडलाइंस दी थी कि कहीं पे भी कम्युनल वाइंस, लिंचिंग, मॉब अटैक, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो क्या राज्य की सरकार तहसीन पूनावाला केस के हिसाब से काम कर रही है? इस बात को लेकर राज्य की सरकारों को नोटिस इशू किए गए। मैं आपको एक बात बता दूं, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से भी रिप्लाई फाइल करने को बोला था और केंद्र की सरकार ने रिप्लाई फाइल किया था। मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया था। केंद्र की सरकार ने बोला था कि जितने भी 505 केसेस यहाँ पे उठाए गए हैं ज़्यादातर फर्जी हैं, ज़्यादातर फॉल्सहुड हैं, सेलेक्टिव सेल्फ सर्विंग डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ केसेस में तो पर्सनल लैंड राइवलरी है, दो लोगों के बीच में लैंड राइवलरी, उसको कम्युनल इशू की तरह दिखा रखा है। कुछ लोगों के बीच में आप कह लो कि मतलब कम्युनिटी के लेवल का मुद्दा है लेकिन उसको कम्युनलिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है। तो मतलब प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट्स को कम्युनल टारगेटिंग के साथ दिखाया गया है। वो इंसिडेंट्स जो कि किसी और चीज से रिलेटेड है उनको टारगेटेड अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस की तरह दिखा रखा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साफ साफ बोला है कि भाई पुलिस नेग्लिजेंट नहीं है, यहाँ पे जिस प्रकार से चीजों को पोर्ट्रे किया जा रहा है वो यहाँ पे गलत है। ये बात केंद्र की सरकार ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बातों को राज्यों से भी जस्टिफिकेशन ले रहा है, वेरीफाई करवा रहा है। तो 8 राज्यों को यहाँ पे नोटिस इशू किए हैं। जब भी राज्यों के रिस्पांस फाइल होंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो भी रिस्पांस फाइल होंगे मैं आपको बताऊंगा। अगला देखिए, एक पोर्टल शुरू किया था केंद्र ने, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर पोर्टल, क्राइम एक्ट पोर्टल 2020 में। इस पर्टिकुलर पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा शुरू किया गया था क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में 24/7 इंफॉर्मेशन लाने के लिए। सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो, इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस एप्लीकेशन को रन किया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ताकि वो क्रिमिनल्स जो कि देश के किसी एक हिस्से में क्राइम कर रहे हैं और जाके किसी दूसरे हिस्से में छुप जा रहे हैं उनको यहाँ पे ट्रैक किया जा सके। तो ये था आपका क्राइम एक्ट पोर्टल। लेकिन इस क्राइम एक्ट पोर्टल में कुछ ओवरऑल स्टेट्स इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। लगभग 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी ने कोई भी इंफॉर्मेशन इस ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड नहीं की। तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये 7 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में कोई भी अलर्ट नहीं अपलोड किया है क्राइम एक्ट पोर्टल में। क्राइम एक्ट पोर्टल मार्च 2020 से चल रहा है, लेकिन अब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपलोड की गई दिल्ली, आसाम और हरियाणा के द्वारा।
जो जैसे ही इनकी जेलों से कोई हार्डेंड क्रिमिनल छूटता है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत क्राइम एक्ट पोर्टल पे अपलोड कर दी जाती है, ताकि उस पर्टिकुलर मूवमेंट, इंडिविजुअल के मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। वो कहीं क्राइम कर रहा है तो ट्रैक किया जा सके। अभी कोई इंडिविजुअल है, 10-15 चोरियां, कई सारे मर्डर के इल्ज़ाम है, अगर उसको छोड़ा गया है तो मूवमेंट तो ट्रैक करनी पड़ेगी ना, वो कब क्या कांड कर दे पता नहीं। 1 जुलाई को ऑलमोस्ट 35,145 अलर्ट्स अपलोड किए गए इस पोर्टल पे। 16,361 थाने हैं इंडिया के अंदर, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ जो अलर्ट्स अपलोड किए गए हैं वो कम है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 17 अगस्त को एक मीटिंग ली है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो क्राइम एक्ट पोर्टल है ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बोलना है। क्योंकि जो क्राइम एक्ट पोर्टल है ये डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन करता है सिग्निफिकेंट क्राइम्स के बारे में, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक क्राइम है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या होता है कि एक क्रिमिनल देश के एक पार्ट से, देश के बाहर से या इंडिया के अंदर से किसी गुलाम को, लड़की को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा हो, सेक्स बिजनेस के लिए, ठीक है ना, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, घर में काम करवाने के लिए, एड की तरह लिए। तो इस प्रकार के ट्रैफिकिंग के जो क्राइम्स हैं उनको रोका जा सकता है इस प्रकार के पोर्टल से। लेकिन जब तक अलग अलग राज्य की सरकारें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं करेंगी तब तक क्राइम मैक पोर्टल का प्रॉपर तरीके से पोटेंशियल यूज़ नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साफ साफ बोलना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ग्रेव क्राइम है। गवर्नमेंट इंडिया ऑफ ये भी बोल रहा है कि सेक्शन 370 और सेक्शन 370A ये बनाए गए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। लेकिन बहुत सी राज्य की सरकारें और पुलिस ऑफिशियल्स जब भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड क्राइम की कंप्लेन जाती है, एप्रोप्रिएट सेक्शंस को इन्वोक नहीं करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर के क्राइम्स को सेक्शन 370 और 370A में रजिस्टर करना चाहिए, बट इन पेनल सेक्शंस का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। फिर MHA का ये भी बोलना है कि अलग अलग राज्य की सरकारों को बस डिपो पे, रेलवे स्टेशन पे, स्टेट बॉर्डर्स पे पुलिस पर्सनल्स को ट्रेन करके रखना चाहिए। कोई भी अगर आपको सस्पिशियस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक्टिविटी चल रही है तो उसको तुरंत चेक करना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए क्राइम एक्ट पोर्टल को इन्वोक करना चाहिए। इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। फिर अगला GS पेपर 2 एजुकेशन, UGC प्रपोजेस क्लस्टरिंग ऑफ कॉलेजेस फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। देखिए क्या है, हमारे देश में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए 3 अलग अलग अप्रोचेस के साथ इस्टेब्लिशमेंट्स को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्लस्टर किया जा रहा है। इसके लिए इनकी गाइडलाइंस भी हैं, गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, UGC की गाइडलाइंस है। ये राज्य की सरकार की और यूनिवर्सिटीज़ की मदद करेंगी ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे क्लस्टरिंग करने के लिए। अब आप बोलोगे ये क्लस्टरिंग है क्या? तो क्लस्टरिंग है एकेडमिक कोलैबोरेशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को मिला के आपने एक क्लस्टर बना दिया। इस क्लस्टर के ऊपर एक बाप यूनिवर्सिटी है और ओवरऑल मैनेजमेंट यहाँ पे चालू है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो केवल एक डोमेन में शिक्षा देते हैं, तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके, इसलिए क्लस्टरिंग का यहाँ पे प्रपोजल दिया जा रहा है। तो क्लस्टर सिस्टम में जो सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन थे, जो छोटे मोटे कोर्सेज चला रहे हैं, जहां पे एनरोलमेंट अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड चीजें नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज नहीं चल रहे हैं, तो इस प्रकार के छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस को जोड़ के एक बड़ा क्लस्टर बना दिया जाएगा। उस क्लस्टर के अंदर जो ग्रेडिंग होगी वो नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल के गाइडलाइंस के हिसाब से होगी। इनका अपना खुद का टाइम टेबल होगा, सारे पार्टनर इंस्टीट्यूशंस मिलकर अपना करिकुलम बनाएंगे, ताकि ओवरऑल अगर एक इंडिविजुअल एक इंस्टीट्यूट के साथ दूसरे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके, उसके क्लास में किसी भी प्रकार का कोई क्लैश ना आए। और ये जो बड़ा क्लस्टर होगा ना, वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होगा, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जो रिसोर्सेज है इस क्लस्टर को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये एक तरीका यहाँ पे डिवाइस किया गया है। 2 और तरीके यहाँ पे देखिए डिवाइस किए गए हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने के लिए। ये भी किया जा सकता है कि जो सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं छोटे मोटे, इनको मर्ज कर दिया जाए बड़े बड़े मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है ना। और ये जो सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलग अलग मैनेजमेंट की बजाय एक ही मैनेजमेंट में आ जाएंगे। अच्छा, अलग अलग मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। तो एक तो क्या है, छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन का क्लस्टर बना दिया। दूसरा एक तरीका ये कि छोटे इंस्टीट्यूशंस को एक बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर कर दिया, और बड़ा इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट देख रहा है छोटे इंस्टीट्यूशन का। छोटे इंस्टीट्यूशन के लोगों को भी कुछ लोगों को मैनेजमेंट में अपॉइंट कर दिया गया। तो इससे क्या होगा कि एक बड़े मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज के साथ एक छोटा कॉलेज एफिलिएट हो जाएगा, तो बड़े कॉलेजेस के डिपार्टमेंट जैसे लैंग्वेजेस, लिटरेचर, म्यूजिक, इंडियोलॉजी में जो छोटा कॉलेज है वो भी कंट्रीब्यूट कर पाएगा। और इस कोलैबोरेशन और मर्जर से होगा क्या,
क्रेडिट मोबिलिटी होगी। तो अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ने के बावजूद भी जो आपके ग्रेड्स हैं वो एबीसी प्लेटफॉर्म के अंदर स्टोर करके रखे जाएंगे। जो एबीसी प्लेटफॉर्म है इसको बनाया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। तो इस एबीसी प्लेटफॉर्म के अंदर एक एकेडमिक अकाउंट खोल सकता है स्टूडेंट, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर उसने जो कुछ भी पढ़ा है उसके ग्रेड्स को वो यहाँ पे स्टोर कर सकता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है। एक और ऑप्शन है कि भाई फैकल्टी की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, फैकल्टी को कैसे फैकल्टी टीच करेगी, ट्रेन करेगी, मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक प्रोग्राम्स किस प्रकार से चलाए जाएंगे। इसके लिए एक इनिशिएटिव है अर्पित इनिशिएटिव, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, जिसमें भाई इन्वेस्टमेंट किया जाएगा लर्निंग असेसमेंट टूल्स में। किस प्रकार से टीचर ग्राउंड लेवल पे आके बच्चों को पढ़ाएगा, टीचर को भी यहाँ पे ट्रेनिंग देना पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ ओवरऑल तरीके हैं जिससे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एनईपी 2020 में लिखा है कि 2040 तक जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाएंगे, हज़ारों की तादाद में इनरोलमेंट होगा। इससे अनडिजर्व रीजन्स में भी एजुकेशन पहुंचेगी, इक्विटी के हिसाब से पढ़ाई होगी। 2030 तक एक मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देश की हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है ना। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को मिला के कंसोलिडेट करके हम एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बना पाएंगे, अच्छी एजुकेशन पढ़ा पाएंगे, दे पाएंगे, वगैरह वगैरह बातें। फिर अगला, न्यू पीएमओ प्रोजेक्ट गेट्स क्लीन क्लियरेंस, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन। देखिए, गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव इनक्लेव प्रोजेक्ट के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। 1 सितंबर को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला है, ठीक है ना, नए पीएमओ के कंस्ट्रक्शन के लिए। किसके द्वारा? SEIAA दिल्ली के द्वारा, यानी स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के द्वारा। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखी और SEIAA ने अप्रूव कर दिया है 31 अगस्त को कि ठीक है भाई, आप अपना ये पीएमओ ऑफिस बना सकते हो। ये अप्रूवल लंबे समय से चल रहा है। सबसे पहले ये पीएमओ बनाने का जो आप कह लो प्रपोजल था, इसको वेट किया स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने। स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने पहले ओवरऑल अगर आप देखो तो अप्रूवल कब दिया था? पहले इनका अप्रूवल आया था 9 अप्रैल को। उस अप्रूवल के बाद जब लेटर गया स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के पास, तो इस अथॉरिटी ने ये बोला कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट की जो ट्री ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी है ना, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी 2020 की, उसके हिसाब से अपना प्रपोजल पुटअप करिए। क्या था कि जिस जगह पे पीएमओ ऑफिस बनाया जा रहा है वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज वगैरह काटे जा रहे हैं। तो पहली बार जब स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने अप्रूवल दिया तो SEIAA ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लेके। प्रपोजल वापस आया स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के पास। स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने फिर से अपना प्रोजेक्ट फॉरवर्ड किया और अब इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है किसके द्वारा? 31 अगस्त को SEIAA के द्वारा। इस पर्टिकुलर प्रपोजल के अंदर बहुत सारी कंडीशंस डाली गई हैं CPWD के ऊपर। जैसे CPWD इस PMA प्रोजेक्ट को बनवाते वक्त एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल करेगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली डस्ट कंट्रोल मेजर्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, कंपल्सरी अफॉरेस्ट्रेशन किया जाएगा 10 गुना, जितने ट्रीज काटे जा रहे हैं उससे 10 गुना ट्रीज बनवाए जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि जहाँ पे PMO का प्रोजेक्ट बन रहा है कम से कम ट्रीज को काटा जाए, ठीक है ना। अभी के लिए तो बताया जा रहा है कि साउथ ब्लॉक के पास 860 ट्रीज में 487 ट्रीज को यहाँ पे काटा जा सकता है, लेकिन सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को बोला गया है कि ओवरऑल आप कम से कम ट्रीज डांटिए। अभी एक और इशू चल रहा था कि पीएमओ ऑफिस के पास जहाँ पे हेलीपैड बनवाया जा रहा है वहाँ पे आप कम ट्रीज को काटो, हेलीपैड को कहीं और शिफ्ट कर दो, लेकिन CPWD के आर्किटेक्ट ने समझाया कि हेलीपैड का यहीं बनना जरूरी है फॉर सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी और बाकी डिग्निटरीज की सिक्योरिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो इस कंटेक्स्ट में सितंबर 2021 से ट्री सर्वे कराया गया, बहुत सारे जितने भी फैक्टर्स इनको ध्यान में रखा गया है। हेलीपैड बनवाते वक्त कम से कम ट्रीज काटेंगे, ठीक है ना, 10 गुना ट्रीज कहीं और लगाएंगे, मतलब कंपल्सरी फॉर 487 ट्रीज काटे जा रहे हैं तो 4870 ट्रीज कहीं और पे लगाए जाएंगे, और जिस इलाके में कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे 634 ट्रीज लगाए जाएंगे। ये 1381 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 90,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जिसमें 13,822 स्क्वायर मीटर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होगा। एक कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी होगी इंडिया हाउस नाम की जो 2647 स्क्वायर मीटर्स में होगी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट होगा जो 3295 स्क्वायर मीटर्स में होगा, और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होगा जो 3295 स्क्वायर मीटर्स में होगा। फिर अगली न्यूज़, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यूएन ने चाइना को एक्यूज किया है उइगुर राइट्स अब्यूजेस के लिए। तो भैया यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट आ गई है और यहाँ पे सीवियर तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है चाइना की ह्यूमन राइट्स वायलेशन को। ये बोला गया है कि चाइना ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं, चाइना ने उइगुर्स और बाकी एथनिक ग्रुप्स को यहाँ पे मारा है। बीजिंग ने बोला है कि वेस्टर्न कंट्रीज की एक चाल है चाइना को नीचा दिखाने के लिए।
ओवरऑल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स बहुत लंबे समय से, कई सालों से चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मिलियंस की तादाद में यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप्स को डिटेंशन कैंप में रखा गया है, इनको टॉर्चर किया गया है, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, इनको ज़बरदस्ती इनकी लैंग्वेज और रिलीजन छोड़ने के लिए बोला गया है, जिनजियांग के अंदर बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज चलाई जा रही हैं। तो जेनेवा बेस्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने रिसर्चर्स एडवोकेसी ग्रुप्स के आधार पर अपनी यहाँ पे रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट के आधार पर यह बोला गया है कि सच में चाइना उइगुर्स के अगेंस्ट अत्याचार कर रहा है। यहाँ पे रेयान असगात नाम के एक उइगुर लॉयर हैं, इनका ये बोलना है कि इनका भाई कितने लंबे समय से जिनजियांग की जेलों में बंद है। सालों से जो चाइनीज़ सरकार है वो ओवरऑल उइगुर्स को मार रही है। जैसे ही रिपोर्ट रिलीज़ हुई, जापान और जर्मनी ने इस रिपोर्ट को तुरंत वेलकम किया, ठीक है ना। लेकिन चाइना बोल रहा है कि भाई हम तो एंटी एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी चला रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो रिफॉर्म सेंटर्स हैं, वो डिटेंशन सेंटर्स नहीं है, ठीक है ना, वोकेशनल सेंटर्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। चाइना ओपनली बोल रहा है कि यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ यूएन ऑफिस का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है चाइना को अब्यूज़ करने के लिए। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे लिखी गई हैं। चाइना ने अपनी फ्यूरी को दिखाने के लिए 122 पन्ने का रेब्यूटल इशू किया है इस यूएन रिपोर्ट के अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन जिनजियांग ट्रुथ एंड फैक्ट्स नाम की एक रिपोर्ट निकाली चाइना ने। ऑब्वियसली बात है, चाइना इस प्रकार के वॉरफेयर में बहुत हिट है, दूसरे इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, पलट के इल्ज़ाम लगाने लगता है, बिल्कुल तैयार रहता है। फिर अगला जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। आईएमएफ और श्रीलंका के बीच में एक स्टाफ लोन एग्रीमेंट हुआ है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, जिसमें आईएमएफ ने बोला है कि भाई $2.9 बिलियन का लोन हम श्रीलंका को देंगे। तो इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के चलते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्राइसिस हिट श्रीलंका को $2.9 बिलियन का पैकेज देने को तैयार हो गए। 48 मंथ के एग्रीमेंट के अंदर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी $2.9 बिलियन की प्रोवाइड की जाएगी श्रीलंका को। श्रीलंका के अंदर हालात बहुत ख़राब है। अगस्त 2022 में इनका हेडलाइन इन्फ्लेशन 64.3% था, फूड इन्फ्लेशन 93.7% था। 6 मिलियन पीपल, 30% श्रीलंका की आबादी इस समय पे फूड इनसिक्योर है। ये जो श्रीलंका 17th विद द फंड नाम का प्रोग्राम है, इसके अंदर आईएमएफ श्रीलंका से बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आओ, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी लेके आओ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आओ। जिस प्राइवेट कॉर्पोरेशन से तुमने पैसा उठाया है उनका कॉन्फिडेंस जीतो यहाँ पे। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। बेसिकली आईएमएफ आंख बंद करके पैसा नहीं देगा। 51 बिलियन डॉलर्स का लोन ऑलरेडी श्रीलंका उठा चुका है। तो यहाँ पे आईएमएफ श्रीलंका को बोल रहा है कि अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू जिन जिन भी कंट्रीज से तुमने ये 51 बिलियन डॉलर्स उठाए हैं उनका तुम कॉन्फिडेंस जीतो। इसमें चाइना भी है, जापान भी है, इंडिया भी है, बहुत सारी मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं। फॉरेन डेप्ट ये जहाँ जहाँ से भी तुमने लिया है, इन इंडिविजुअल प्लेयर्स से उनका बायलेटरल कॉन्फिडेंस जीतो, उसके बेसिस पे अपने एक्शंस लो। ठीक है, हम ओवरऑल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे। इनिशियल फाइनेंसिंग केवल $2.9 बिलियन की आएगी। हालांकि इस समय पे श्रीलंका को कम से कम 20 से 25 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है अपनी फाइनेंशियल हालत को ठीक करने के लिए। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली गई हैं। ठीक है, चलिए एडिटोरियल डिस्कशन पे आ जाते हैं। पहला एडिटोरियल है एकेडमिया रिसर्च इन ग्लास सीलिंग इन इंडिया। अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया दोस्तों, दबा दीजिएगा। इस पहले आर्टिकल में सुप्रकाश चंद्र रॉय इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कैसे वुमेन्स को इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेट किया गया है, सेग्रीगेट किया गया, और इसके लिए कुछ ज़्यादा हिस्ट्री में चले गए हैं सुप्रकाश चंद्र रॉय साहब। जैसे कि 1933 की घटना बता रहे हैं। 1933 सीवी रमन साहब को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। आप सब सीवी रमन साहब के बारे में जानते होंगे। तो एक लेडी कमाला सोहनोही सीवी रमन साहब के पास पहुंची और उन्होंने बोला कि मैं फिजिक्स में रिसर्च करना चाहती हूं आपकी गाइडेंस के अंदर। सीवी रमन साहब ने इनको रिसर्च करने से मना कर दिया। ठीक है ना, सीवी रमन साहब ने मना क्यों किया? चूंकि एक वुमेन थी, मतलब यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो ये जो कमाला सोहोनी थी वो नाराज़ हो गई, उन्होंने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं वुमेन हूँ तो आप मुझे रिसर्च से कैसे मना कर सकते हैं। फाइनली सीवी रमन साहब ने उनको 1 साल की परमिशन दी रिसर्च के लिए, लेकिन सीवी रमन साहब ने बोला कि मैं पहले चेक करूँगा कि तुम्हारी क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या है, दूसरा तुम्हारे होने की वजह से जो बाकी मेल रिसर्च हैं उनका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो आप कह सकते हो इसको एज एन इंस्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया। हालांकि यहाँ पे देखिए सीवी रमन साहब को निगेटिव तरीके से मत देखिए, वो 1933 का जो ज़माना था वो ज़माना ही ऐसा था। याद करिए दोस्तों, आज की डेट में वुमेन के अगेंस्ट इतना सेग्रीगेशन है। 1933 की तो क्या ही बात करो, उस समय पे तो औरतों को घूंघट से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। कम से कम आज चीज़ें बदल गई हैं। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये बताया जा रहा है कि सीवी रमन साहब जैसे प्रोग्रेसिव इंसान की तरफ से भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आया। फिर 1937 में प्रोफेसर डीएम बोस साहब, ठीक है ना, उस समय पे पालित प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। इन्होंने भी बिभा चौधरी को अपने रिसर्च ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया।
लेकिन विभा चौधरी भी अपना जोर लगाती नहीं, जैसे न तैसे करके रिसर्च ग्रुप में पहुंच गई और कॉस्मिक रेस के फील्ड में, मास ऑफ मेजर्स को डिटरमिन करने के फील्ड में विभा चौधरी का जो काम है वो अपने आप में बहुत लेजेंडरी है। तो ये कुछ इंस्टेंसेस बताए गए, 2 इंस्टेंसेस जहां पे वुमेन के अगेंस्ट ओपनली डिस्क्रिमिनेशन किया गया रिसर्च के फील्ड में। ध्यान दीजिएगा, रिसर्च के फील्ड में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर 2018 में प्रोफेसर एलेक्जेंड्रो स्ट्रूमियोव पीसा यूनिवर्सिटी, ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, सर्न में काम करते। सर्न मतलब यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। इन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बोला कि मेल साइंटिस्ट की फिजिक्स ज़्यादा अच्छी होती। मेल साइंटिस्ट को आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे सेग्रीगेट किया जाता है, जो वुमेन साइंटिस्ट हैं इनके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं, इतना दिमाग नहीं। अब ये बहुत बड़े प्रोफेसर थे एलेक्जेंड्रो स्ट्रूमिया, जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया इनको वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया सन से और उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। समझ गए? और उसके जस्ट एक दिन बाद एक वुमेन डॉना स्ट्रिकलैंड को फिजिक्स में नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया, लेजर्स में उनके काम के लिए। आप कह सकते हो ये तीसरी वुमेन थी जिसने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता था। पहला जीता था मैडम क्यूरी ने 1903 में और दूसरा जीता था मारियट गोपर्ड मेयर ने 1963 में। तो 20वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। उनके इंटेलिजेंस के आधार पर चुनने की बजाय ओवरऑल एक कह लो सोसाइटल परसेप्शन के बेसिस पे उनसे अपॉर्चुनिटीज छीनी गई हैं। लेकिन धीरे धीरे वुमेन प्रोग्रेस भी कर रही हैं, धीरे धीरे एंटरप्राइजिंग वुमेन आगे भी बढ़ रही हैं, वो पीछे नहीं हट रही हैं। लेकिन फिर भी एक स्टॉक लेना ज़रूरी है कि आज की डेट में हायर एजुकेशन में और रिसर्च के फील्ड में वुमेन कितनी आगे हैं। तो आप देखोगे कि ओवरऑल जो फिगर्स निकल के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है। इंडिया ने वुमेन हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, गति नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ताकि जेंडर इक्विटी को बढ़ाया जा सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फिर किरण नाम का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे छुप गया है, मैं थोड़ा सा इसको विजिबल कर देता हूँ। हाँ, ये जो किरण नाम का प्रोजेक्ट है ये क्या है, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। इसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वुमेन साइंटिस्ट को इनकरेज किया जाता है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च करिए। इन वुमेन साइंटिस्ट को अपने फैमिलियल रीजंस की वजह से, बच्चे पालने की वजह से, घर वालों का ध्यान रखने की वजह से अपनी रिसर्च ना छोड़नी पड़ जाए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ना छोड़नी पड़ जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो जो साइंटिस्ट मदर्स हैं उनको क्रैचे भी प्रोवाइड किए गए ताकि वो अपने बच्चों को ऑफिस लेके आएँ, उन क्रैचे में बच्चों को छोड़ दें, वो अपनी रिसर्च करें, बीच में दिन में 1-2 बार जाके बच्चे से मिलने, ओवरऑल उसका ध्यान रख लें, तो दूध वगैरह पिला दें, क्योंकि मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम के अंदर माँ का दूध मिलना भी ज़रूरी है। तो ओवरऑल यहाँ पे वुमेन साइंटिस्ट को प्रमोट किया जा रहा है, रिसर्चर्स को प्रमोट किया जा रहा है हर फील्ड में। ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में वुमेन का जो रोल है रिसर्च में उसको ज़्यादा पॉइंट आउट किया जा रहा है। ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट की बजाय वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन रिसर्च, समझिएगा कोर एम्बिट इस आर्टिकल का। अब इन सब एंडेवर्स के बाद भी एक जेंडर बायस एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर वुमेन के अगेंस्ट। वुमेन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम फील्ड में अंडर रिप्रेजेंटेड है, ऐसा बताया जा रहा है। इसका डाटा क्या है? स्टेम एरियाज में इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैं केवल 14% फीमेल रिसर्चर्स हैं, ये यूनेस्को डाटा बोलता है। कम है, और बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज भी कम है। जापान के अंदर सिर्फ 16% फीमेल रिसर्चर्स हैं, नीदरलैंड में 26%, यूनाइटेड स्टेट्स में 27%, यूनाइटेड किंगडम में 39%, इंडिया में केवल 14%। अब वहीं पे वुमेन ग्रेजुएट्स कितने स्टेम में? समझिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में अगर आपको रिसर्च करनी तो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा स्टेम में। तो जब ग्रेजुएशन की बात आती है तो स्टेम में 43% वुमेन ग्रेजुएशन कर रही हैं, 57 मैन कर रहे हैं। लेकिन जब रिसर्च में पहुंचते हैं तो केवल 14% वुमेन बचती हैं, 86% मैन है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन करने के बाद स्टेम के अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ वुमेन रिसर्च में अपने आप को एनरोल करवा रही हैं। अगर आप मेल और फीमेल पार्टिसिपेशन की बात करो तो ऐसा बताया जा रहा है कि रिसर्च के अंदर केवल 27% फीमेल है, टोटल 73% मेल है। यहाँ पे स्टेम 14% है, टोटल रिसर्च की बात हो रही है तो 27% फीमेल, 73% मेल। फीमेल फैकल्टीज यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में बहुत कम पाई जाती हैं। अगर आप इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी 3 साइंस अकेडमीज हैं इनकी बात करो तो इसमें नंबर ऑफ वुमेन फेलोज बहुत कम है। जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, जिसको 1934 में बताया गया था, केवल 7% वुमेन फेलोज है। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इसमें केवल 5% वुमेन फेलोज है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, इसमें केवल 8% वुमेन फेलोज है। तो मतलब वुमेन फेलोज, वुमेन रिसर्चर्स का नंबर ओवरऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। अगर आप स्टेम इंस्टीट्यूट्स की बात करो तो प्रोफेसरल पोजीशंस में केवल 20% वुमेन है।
जैसे आईटी बॉम्बे में 314 प्रोफेसर्स में 31 वुमेन प्रोफेसर्स हैं। आईटी मद्रास में 314 प्रोफेसर्स में 31 प्रोफेसर्स वुमेन है। आईटी बॉम्बे में 143 प्रोफेसर्स में 25 प्रोफेसर्स वुमेन है। तो वुमेन यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली बहुत कम है। अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का डाटा देखा जाए तो केवल 7 यूनिवर्सिटीज ऑफ 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और केवल 52 यूनिवर्सिटीज ऑफ 456 स्टेट यूनिवर्सिटीज और केवल 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ 126 डीम्ड यूनिवर्सिटीज और केवल 13 यूनिवर्सिटीज ऑफ 419 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीमेल वाइस चांसलर्स हैं। तो फीमेल वाइस चांसलर्स का नंबर भी प्रोपोर्शनेटली अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बहुत कम है। 6 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करो जो 20वीं शताब्दी में स्थापित किए गए थे, इसमें केवल IIT खड़गपुर और IIT दिल्ली की गवर्निंग बॉडी में वुमेन फीमेल मेंबर्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि फीमेल का अंडर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। यहीं पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि वुमेन ठीक ठाक तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है। जैसे कि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस पे चले जाओ तो वुमेन का प्रोपोर्शन है 39%। नंबर ऑफ जो वुमेन CEOs है फॉर्च्यून 1500 कंपनीज में वो 15% है। ठीक है ना भाई। फीमेल जो बोर्ड मेंबर्स हैं मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज में ये 15% थे 2016 में, 2018 में 16.9% है, 2022 में 19.7% है और 2045 तक पैरिटी आ जाएगी। डेलोइट नाम की कंसल्टिंग फर्म्स के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स बराबर हो जाएंगे टॉप लेवल पे। तो ऐसा क्या है कि भैया रिसर्च लेवल पे जहाँ पे सरकारी रिसर्च हो रही है वहाँ पे फीमेल रिप्रेजेंटेशन कम है और जब बात आती है प्राइवेट सेक्टर में तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। तो ये बताया जा रहा है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट बेसिस पे काम होता है, प्राइवेट सेक्टर में मेरिट बेसिस पे काम होता है और मेरिट बेसिस पे लड़कियां किसी से पीछे नहीं हैं, वो लड़कों को पिछाड़ देती हैं अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत के दम पे। तो इसीलिए आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर में जो वुमेन है वो कंधे से कंधा मिला के चल रही है, टक्कर दे रही हैं अपने मेल कॉम्पैट्रिएट्स को, लेकिन ये काम हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन फेस होता है वुमेन को, तो उस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करने की ज़रूरत है। फिर अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं, बिग पिक्चर टेक अवेज फ्रॉम चाइनाज ट्राइवल ड्रिल्स। देखिए इसमें क्या है कि अभी रिसेंटली चाइना ने ताइवान में ड्रिल की है, ताइवान को चारों तरफ से घेरा और वहाँ पे मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट की। अब इस मिलिट्री ड्रिल में कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, मतलब चाइना की कैपेबिलिटीज़ को एसेस करने की ज़रूरत है। पहली कैपेबिलिटी क्या है कि चाइना के पास रोटरी और फिक्स्ड वेयर एयरक्राफ्ट है। तो कल की डेट में अगर चाइना अटैक करेगा ताइवान के ऊपर तो रोटरी और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट वाला जो फ्लीट है चाइना की वो ताइवान को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। पहली बात तो ये बोली जा रही है। तीसरा है PLA का ज्वाइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स। PLA की ज्वाइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स पीछे से मदद करेगी चाइना को जब ताइवान के अगेंस्ट इन्वेजन हो रहा होगा। इन्वेजन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ईस्टर्न थिएटर कमांड के पास, लेकिन जब ईस्टर्न थिएटर कमांड इन्वेजन कर रहा होगा तो साउदर्न थिएटर कमांड स्टैंड बाई पे होगा और बहुत एक्टिवली सचेत होगा कि हाँ भाई कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। अगर आप पीपल लिबरेशन आर्मी की बात करो तो इसको 13 थिएटर्स में बांटा गया। जैसे थिएटराइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी की बात हो रही ना, चाइना की आर्मी को ऑलरेडी 13 थिएटर्स में बांटा जा चुका है। इस थिएटर में अंदर खुद की नेवी होती है, आर्म्ड फोर्सेज होती है और एयरफोर्स होती है। ठीक है ना। तो PLA की 75वीं और 73वीं ग्रुप आर्मीज असॉल्ट मिशन को लीड कर सकती हैं आगे आने वाले समय में अगर ये ताइवान के ऊपर अटैक करते हैं तो। फिर PLA की मिसाइल कैपेबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा है। जो सेकंड एरिया जो सबसे स्ट्रांग है PLA का वो है मिसाइल। कल की डेट में डोंगफेंग मिसाइल के थ्रू ताइवान में पूरी तबाही मचा सकता है। ताइवान के कुछ आइलैंड्स है मात्सू, व्यूक्यू, दोंगिंग, इसके पास यहाँ पे ओवरऑल मिसाइल लॉन्चेस किए थे। किसने? चाइना ने। जो चाइना इन डोंगफेंग मिसाइल के चलते बहुत हद तक डैमेज कॉज कर सकता है। लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो ये जो PLAJLSF है ये प्रिसीशन लॉजिस्टिक्स के थ्रू बैक एंड से चाइना की आर्म्ड फोर्सेस को काफ़ी हद तक मदद दे सकता है। क्योंकि क्या है, चाइना यहाँ है, ताइवान यहाँ है, तो ताइवान के अंदर अगर एक टुकड़ी चाइना की अटैक कर रही है तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर बैक चैनल से लॉजिस्टिक्स अच्छा हो, सही समय पे चाइनीज़ की मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के पास सही समय पे रीइंफोर्समेंट पहुंचाए जाएं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब बातें यहाँ पे है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इनका खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के थ्रू चाइना यहाँ पे ओवरऑल ये सारे के सारे अटैक और इन्वेजन को कोऑर्डिनेट करेगा। तो इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे अपनी डोमेस्टिक और इंडिजीनियस कैपेबिलिटी के दम पे चाइना ताइवान का इन्वेजन कर सकता है। ये आर्टिकल मैं अलग से कभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिर नेक्स्ट आर्टिकल वो है आपका स्लो इंप्रूवमेंट। देखिए GDP एस्टिमेट्स की बात की गई। रिसेंटली ये रिलीज किया गया कि जो अप्रैल मई जून 2022 का पहला क्वार्टर है, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का,
ये पिछले क्वार्टर के रिस्पेक्ट में 13.5% ज़्यादा तेजी से ग्रो हुआ। तो इसके बाद बोला जा रहा है कि इंडिया की ग्रोथ बड़ी तगड़ी हुई है, दुनिया में कोई भी कंट्री इतना ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन उतनी भी तगड़ी नहीं है। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के हिसाब से ये ग्रोथ रेट 16.2% होना चाहिए था, बट केवल 13.5% निकला। एक जो बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस 13.5% ग्रोथ में इन्फ्लेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। चूंकि यार 13.5% की ग्रोथ है और 6 से 7% का इन्फ्लेशन है, तो एक्चुअली में ग्रोथ 6 या 7% की ही होगी। प्लस बहुत सारे सेक्टर्स में यहाँ पे सेग्रीगेटेड डाटा दिया जा रहा है, जैसे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड सारे सेक्टर्स की एक्सप्लेन की गई। अगर आप देखो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और बाकी सर्विसेज 26.3% बढ़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसे 6 सेक्टर्स हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिले। केवल 2 सर्विस सेक्टर के सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज और फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कि जनवरी और मार्च के क्वार्टर के रिस्पेक्ट में अप्रैल, मई, जून में बढ़े हैं 12.6% से 23.7% से। ठीक है, बाकी सब कम हुए हैं। मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्टैक्ट इंटेंसिव ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट, इनमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। मतलब जनवरी से मार्च 2022 के रिस्पेक्ट में अप्रैल से जून 2022 में 13.3%, 10.5%, 22.30% और 24.6% कम देखने को मिला है। एग्रीकल्चर 13.3% गिरा है, मैन्युफैक्चर 10.5%, कंस्ट्रक्शन 22.3% और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 24.6% गिरी है। अगर आप जनवरी से मार्च 2022 के डाटा को अप्रैल से जून 2022 के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो जीडीपी भी कॉन्ट्रैक्ट की है 9.6% सीक्वेंशियली। तो कहीं ना कहीं डाटा को तोड़ मड़ोड़ के जब 2021 के पहले क्वार्टर से कंपेयर किया जा रहा है तो हमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन वही डाटा जब आप 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे नज़र हमें नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर एक और इशू यहाँ पे बताया जा रहा है, जो इस बार मानसून आया है वो बहुत इरेटिक आया है। कुछ जगहों पे तो ऐसा मानसून आया कि फ्लड्स आ गए, सारी फसलें तबाह हो गई, और कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में इतना कम मानसून आया कि जो पैडी और पल्सेस की फसल है उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी नहीं मिल पाया। और हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, जो इरीगेशन है, वो मानसून पे बेस्ड है, तो इस कंटेक्स्ट में भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन यहाँ पे देखने को मिला है। तो कुल मिला के जो जीडीपी फिगर 13.5% बढ़ के दिखाए जा रहे हैं कि बहुत बढ़िया हमारी परफॉर्मेंस रही है, एक्चुअली में उतनी बढ़िया भी नहीं। और फिर आज का आखिरी आर्टिकल है, मोस्ट प्रॉब्ली ये आखिरी ही है, वायलेंट क्राइम्स इन सोसाइटीज इन 2021। इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिस्पेक्ट में देखिए, जो क्राइम्स के रिस्पेक्ट में विनीत सर ने भी अलग वीडियो बनाई, मैंने करंट में पहले डिस्कस किया, सुसाइड के रिस्पेक्ट में विनीत सर अलग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस डाटा को मैं रिपीट करवाता हूँ। 2021 में रेप, किडनैपिंग, एट्रॉसिटीज अगेंस्ट चिल्ड्रन, रॉबरीज और मर्डर्स के इंसिडेंसेस इंडिया के अंदर बढ़े हुए देखने को मिले हैं। अगर आप देखो, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज की गई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा, 2020 के कंपैरिजन में चीज़ों को कंपेयर किया गया। 2020 में नंबर्स घटे थे, लेकिन 2021 में नंबर बढ़े हैं। 2020 में जो नंबर्स घटे थे, ऐसा बताया जा रहा था कि पैंडेमिक के चलते घटे थे, लेकिन 2021 में फिर से हम ओवरऑल प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंचते नजर आ रहे हैं। हाँ, 2021 में जो ओवरऑल क्राइम रेट था पर 1 लाख पीपल, वो घटा। ये 2020 में 487.8 था, 2021 में 445.9 होगा। क्यों? क्योंकि पहले कोविड-19 का लॉकडाउन तोड़ने के लिए जिनको जेल में बंद किया जा रहा था, जिनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे, वो 2021 में नहीं लगाए गए, क्योंकि सरकार को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। तो इस कंटेक्स्ट में भी 2021 में पर 1 लाख पॉपुलेशन जो क्राइम वगैरह रजिस्टर हुए, उनको थोड़ा कम करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिर अगर आप देखो तो क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और इज रिलेटिव, एक मैरिड लेडी के ऊपर हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स के द्वारा जो क्रूएलिटी की गई है, वो नंबर 30.2% था 2020 में, 30.9% था 2019 में, लेकिन 2021 में ये हो गया 31.8%। चार्जशीट के रेट, चार्जशीट मतलब क्या होता है कि ओवरऑल किसी ने क्राइम किया और आपने उसको लीगली इंडिक्ट किया, उसके ऊपर चार्जशीट फाइल की कि हाँ भाई इसने क्राइम किया, हम इसके ऊपर चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। तो चार्जशीटिंग 2020 में 75.8% थी, लेकिन 2021 में केवल 72.3% हो गई। कन्विक्शन रेट भी कम हुआ है, 2020 में कन्विक्शन रेट 59.2% था, 2021 में 57% हो गया। ओके, और ट्रेंड्स अगर देखो तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग अमाउंट ऑफ क्राइम हो रही है। जैसे आसाम में पर 1 लाख पीपल 76.6 वायलेंट क्राइम, दिल्ली में 57, वेस्ट बंगाल में 48.7, बाकी स्टेट्स में थोड़े कम भी देखने को मिले हैं। सुसाइड की बात की जाए, 2021 में 12 पर 1 लाख लोगों ने सुसाइड किया है पिछले 5 सालों में। डोमेस्टिक प्रॉब्लम 33.2% और इलनेसेस 18.4%, 6% ये रिस्पॉन्सिबल रहे हैं सुसाइड के लिए। और ज़्यादातर जो सुसाइड करने वाले लोग थे वो डेली वेज अर्नर्स थे, हाउस वाइफ्स थी।
सीवियरिटी ऑफ द पैंडेमिक की चलते भी यहाँ पे आप कह लो बहुत से सुसाइड्स हुए हैं। तो सुसाइड के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि 2021 में 12 पर 1 लाख पीपल लोगों ने सुसाइड किया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। फिर अगर आप देखो तो 2020 के रिस्पेक्ट में 5.9% केसेस ज़्यादा बढ़े हुए दिखे हैं साइबर क्राइम्स के। डिजिटल डिवाइसेस का प्रयोग बढ़ा है, उससे रिलेटेड चैलेंजेस बढ़े हैं और इन डिजिटल डिवाइसेस के प्रयोग के चलते नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स भी बढ़े हैं। और रूरल इलाकों में भी अब साइबर क्राइम्स बढ़ते नजर आ रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन इलाकों में तो बढ़ते ही है, रूरल इलाकों में इनफैक्ट मेट्रोपॉलिटन इलाकों में साइबर क्राइम्स 8.3% कम हुए 2020 के रिस्पेक्ट में, बट रूरल इलाकों में बढ़ते हुए नजर आए। रूरल इलाकों में अब ज़्यादा लोग डिजिटल डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं और रूरल इलाकों में अवेयरनेस कम है। अभी आप डिजिटल डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हो, नया नया इस्तेमाल करना शुरू किया है, अवेयरनेस पता नहीं कि आपको कैसे फिशिंग से बचना है, फ्रॉड कॉल से बचना है। किसी ने फ़ोन किया, आपका क्रेडिट कार्ड का OTP नंबर ले लिया, CVV नंबर ले लिया। तो रूरल इलाकों में डिजिटलाइजेशन के चलते साइबर क्राइम के प्रति अवेयरनेस लानी भी ज़रूरत है ताकि साइबर एक्टिविटीज़ और साइबर क्राइम को रोका जा सके, लॉ इन्फोर्समेंट को सुधारा जा सके। तो ये था ओवरऑल आर्टिकल का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।